बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। देहरादून में आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 127 इको टास्क फोर्स के कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे, जहां पर बोलेरो और मोटरसाइकिल वितरित कार्यक्रम रखा गया था। इस वितरण कार्यक्रम में सीएम धामी के साथ सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। वहीं सीएम धामी ने पर्यावरण के रक्षा के लिए को लेकर सराहना की। इको टास्क फोर्स के काम की सीएम ने सराहना की है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम ने इको टास्क फोर्स के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान आपको बता दें कि 127 इको टास्क फोर्स की तरफ से आयोजन किया गया था, जहां पर बोलेरो और मोटरसाइकिल का वितरण किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वितरण कार्यक्रम रखा गया था और सीएम धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान आपको बता दें कि मंत्री गणेश जोशी भी साथ में मौजूद रहे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर बता दें कि आज भी छाए रहेंगे हल्के बादल। जी हां, बारिश की आज भी संभावना है। मौसम साफ रहने से तापमान में वृद्धि होगी और साथ ही साथ बता दें कि आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। तो लगातार बारिश के बाद अब मौसम साफ होने लगा है और इसी को देखते हुए बता दें कि आज भी हल्के बादल छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से तापमान में वृद्धि की आशंका जताई गई है। तापमान में वृद्धि हो सकती है। लगातार हो रही बारिश के बाद अब एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि आज देहरादून में हल्के बादल छाए रहेंगे, साथ ही साथ बारिश की भी संभावना जताई है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि आने वाले समय में तापमान में वृद्धि होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं चमोली की, जहां पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने चमोली जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने योजनाओं को गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा से हमारी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को तीर्थयात्रियों के साथ मधुर और सौम्य व्यवहार करने की हिदायत दी। बता दें कि उन्होंने केंद्र पोषण योजनाओं की समीक्षा भी की। वहीं सांसद ने केंद्र पोषित योजनाओं के तहत मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास, पीएमजीएसवाई, जल जीवन मिशन, दीनदयाल ग्राम ज्योति फसल बीमा, पीएम फसल बीमा, स्वच्छ भारत मिशन, सर्व शिक्षा, वैकल्पिक ऊर्जा आदि योजनाओं के विस्तार से समीक्षा की। जिले में केंद्र पोषित योजनाओं की अच्छी प्रगति पर सांसद ने प्रसन्नता व्यक्त की है। पहले तो खड़ा किया, लेकिन पानी नहीं है, फोर्स लगाई रोड पर। मैंने निर्देशित किया है कि समयबद्धता और गुणवत्ता ये जरूरी है। समय पे काम चाहिए, इसमें क्वालिटी दोनों गुणवत्ता चाहिए। और पिछली बार जो बैठक ली थी उसमें जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा जो हमारे पास समस्या आई थी, तो उनका निदान मिला है। उन्होंने उसके समय पे अपना काम दिखाया, तो आगे अच्छा काम हो, बढ़िया हो। और मेन फोकस देने का इस समय यात्रा है, जो कि पूरा देश और दुनिया में जिसका एक मैसेज जाएगा, तो वो सभी विभाग उससे जुड़े हैं। सड़क भी है तो पानी भी है तो बिजली भी है और स्वच्छता भी है, स्वास्थ्य भी है। इस सबको विभाग चिंता इसमें करें चारधाम में, और कोई गलत मैसेज न जाए, अच्छा मैसेज जाए इस देवभूमि का, इसका जो भी लेके जाए। फोर्स लगाई रोड पर।
खबर देहरादून से है, जहां बुधवार को कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद मुख्य सचिव एसएस संधू ने कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैबिनेट में 13 प्रस्ताव आए थे। इसी में साथ ही दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के निधन पर शोक प्रस्ताव भी पढ़ा गया और 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं वित्त विभाग के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण भवन में 2 पद सृजित किए गए। साथ ही वेटनरी डॉक्टर को मिलने वाले एनपीए को लेकर बड़ा फैसला किया गया। बता दें कि डॉक्टर्स को 20% एनपीए दिया जाएगा। वहीं वन विभाग के पेरोल के दाम बढ़ाए गए हैं, 2 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए किया गया है। साथ ही यात्रा प्रशासन संगठन में 11 पद सृजित किए गए, जो यात्रा सीजन के साथ साथ ऑफ सीजन में भी काम करेंगे। तो अवगत है कि यहाँ पर यूजुअली हमने गाय, भेड़, बकरी और पोल्ट्री में सब्सिडी बेस पर योजना चलाई है अभी तक। इस वजह से हमने कोई एंटरप्रेन्योर्स नहीं बना पाए हैं। सो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने पूरा एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम लेके आए हैं। मुख्यमंत्री पशुधन मिशन, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल कंप्लीट करने में जो घोषणा किया था, उसको पूरा करने की परफेक्शन इसमें हमने लेके आए थे। उसमें हमने हमारा 125 वेटनरी हॉस्पिटल को वर्ल्ड क्लास वेटनरी हॉस्पिटल बनाने का इसमें प्लानिंग है और 575 पशु चिकित्सालय को पूरा कंप्यूटरीकरण करने की स्कीम है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम में लगभग 1 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में हम इसमें लाभान्वित करेंगे। इसमें पहली बार खच्चर, घोड़ा खच्चर, इससे पहले कभी गवर्नमेंट स्कीम से नहीं दिया जाता था। इसमें हमने घोड़ा खच्चर को भी इस बार हमने शामिल किया है एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम में। और ये पूरा इंटरेस्ट जो भी ब्याज लेगा उसका इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम है। प्रस्ताव पढ़ा गया। माननीय श्री चंदन रामदास जी, जो जिनका निधन हो गया, माननीय मंत्री जी थे, तो उनके लिए शोक प्रस्ताव पढ़ा गया और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कैबिनेट में जो पहला मत था वो इंडस्ट्री का था, जिसमें सिलिका सैंड की जो हमारी प्रदेश में रॉयल्टी थी वो बाकी प्रदेशों से 3-4 गुना थी। इसलिए जो 4-5 यूनिट सिलिका सैंड को यूज करते हैं, उत्तराखंड में यूनिट लगी हुई हैं, लेकिन वो दूसरे प्रदेशों से ही सिलिका सैंड लेके आ रहे हैं, यूपी या राजस्थान से। तो इसमें उनकी रॉयल्टी उन दूसरे प्रदेशों के बराबर की, ताकि वो हमारे उत्तराखंड से ही सिलिका सैंड की माइनिंग करके यूज करें, दूसरे प्रदेशों से ना लाएं। ये 300 रुपए करीब थी, अब इसको 100 रुपया प्रति टन किया गया है। जो नेशनल प्लानिंग कमीशन है उसको बंद किया था और उसकी जगह पर एक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्टिव बॉडी बनाई गई थी, जो पॉलिसी थिंक टैंक का काम करते हैं, तो उसका नाम नीति आयोग रखा गया था। अभी पिछले 1 साल से भारत सरकार और नीति आयोग स्टेट्स को एडवाइजरी इश्यू कर रहे हैं कि सिमिलर बॉडीज स्टेट्स में बनाया जाए, क्योंकि भारत सरकार के लेवल पर प्लानिंग कमीशन इरेलेवेंट हो गया है। उसके बाद से ही स्टेट लेवल पर भी जो राज्य योजना आयोग है वो इरेलेवेंट हो गया है और उसकी जगह पर एक पॉलिसी थिंक टैंक बनाया जाए। तो उसमें नीति आयोग जो है मॉनिटरी असिस्टेंस भी देंगे स्टेट को और प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए देने की बात हुई है। अब इस बॉडी को आज माननीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया था। तो इस वहीं उत्तराखंड कैबिनेट में 13 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसमें मुख्य रूप से कृषकों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने पशुधन मिशन के अंतर्गत पशुपालकों के हित में फैसला लिया है। वहीं दूसरी ओर सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि अब उत्तराखंड में जमीन खरीद फरोख्त को लेकर सख्ती बरती जाएगी। साथ ही साथ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले को भूमि खरीदने से रोकने के लिए अतिशीघ्र अध्यादेश लाने पर मंत्रिमंडल ने सहमति दी है। देखिए, कृषकों के हित में, क्योंकि इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, कृषकों का योगदान बढ़ाने के लिए, पशुपालकों को सुविधा देने के लिए हम पशुधन मिशन इस पर जो है आज निर्णय किया गया है। निश्चित रूप से इससे पशुधन के क्षेत्र में काम करने वाले कृषकों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ जो जमीनें हैं पहले बेरोक-टोक खरीदी जाती थी, उस पर अब जांच होने के बाद, पूरी पृष्ठभूमि जांचे जाने के बाद कि आखिर किस लिए उत्तराखंड में जमीन लेना चाहते हैं, किस लिए वो रहना चाहते हैं।
वहीं देहरादून सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें पीआरडी जवानों से संबंधित एक अहम निर्णय पर भी सहमति बनी। प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में अभी तब तक पीआरडी एक्ट 1948 लागू था और तब से ही यही एक्ट उत्तराखंड में चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि हमारा अपना कोई पीआरडी एक्ट नहीं था जो कैबिनेट के माध्यम से लाया गया, जिसके तहत अब उत्तराखंड का अपना पीआरडी एक्ट बनने जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में पीआरडी जवानों और पीआरडी की गर्भवती महिला जवानों को किसी प्रकार का अवकाश देने की व्यवस्था एक्ट में नहीं थी, लेकिन एक्ट लागू हो जाने के बाद अब पीआरडी जवानों को अवकाश दिया जाएगा। इसके अलावा रक्षक बल में पंजीकृतता के लिए 18 से 45 वर्ष निर्धारित आयु थी और स्वयंसेवक 50 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता था, जिसे बदलकर 18 से 42 वर्ष किया जा रहा है और हमारे जवानों को 60 वर्ष की आयु तक कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। रेखा आर्य ने पीआरडी एक्ट में संशोधन पारित होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि निश्चित ही एक्ट के बन जाने से हमारे पीआरडी जवानों को काफी सहूलियत मिलेगी। देखिए, जब तक हम उत्तर प्रदेश के साथ जुड़े हुए थे उत्तराखंड, तब तक पीआरडी एक्ट 1948 लागू था और जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो वही एक्ट का अनुपालन पीआरडी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग उत्तराखंड बनने के बाद से लगातार उसी का अनुपालन हो रहा था। उत्तराखंड का अपना कोई पीआरडी एक्ट नहीं था, जो आज वर्तमान में वह अपने अस्तित्व में कैबिनेट के माध्यम से जो है वो लाया गया है, जिसमें अब उत्तराखंड पीआरडी एक्ट अब बनने जा रहा है और जिसमें कुछ ऐसी हमारे पीआरडी जवानों के लिए व्यवस्थाएं उसमें अनुमति की गई हैं। रुड़की में अखिल भारतीय राष्ट्रीय किसान कांग्रेस ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह ने पत्रकारों को संबोधित किया। साथ ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शेटपाल परमार को भी एक बार फिर से जिलाध्यक्ष घोषित किया गया। वहीं फिर से जिलाध्यक्ष घोषित होने पर कांग्रेस नेताओं ने शेटपाल परमार को शुभकामनाएं दी। प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह ने वर्तमान बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की आय दुगनी करने वाले वादे करके सत्ता में आई बीजेपी सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। बीजेपी के राज में किसानों का गन्ना भुगतान नहीं किया जा रहा है। किसान और मजदूर बीजेपी के राज में परेशान हैं और जब जब कांग्रेस की सरकार आई है किसान खुशहाल हुए हैं, मजदूर खुशहाल हुए हैं। यहाँ तक कि मुझे कांग्रेस संगठन की तरफ से, चाहे वो हमारे पूर्व सीएम साहब हो, चाहे जसपाल आर्य जी मुझे लीडर हो, सबने इनकी मेहनत को देख के उन्होंने कहा कि उन्हीं को ही रिपीट किया जाए। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारी कांग्रेस ये जो चुनाव है 24 में हम इस सीट पर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो हालात हैं, मैंने अभी बताया आपको कि गेहूं का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का, जसपाल आर्य जी का, करण महाराज जी का, इन्होंने मेरे को कुछ उम्मीद जताई और मुझे दोबारा इन्होंने जिला किसान कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया। क्योंकि किसान हित में तो हम पहले भी लड़ाई लड़ते रहे, चाहे गन्ने का मामला हो, चाहे किसान की फसलों का मामला हो, डाई बीज का मामला हो, हम हमेशा आवाज उठाते रहे। विपक्ष का काम उठाता होता है, हम उठाते रहेंगे। और 9 तारीख में हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी 24 घंटे के अनशन पर इकबाल को सुवर में रखे हैं, क्योंकि वहां 3 साल का गन्ना बका भुगतान मील पर है। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा ऋषिकेश में एक युवक के साथ की गई सरेआम मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। समूचे प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों एवं सामाजिक दलों द्वारा इस कार्य की जमकर भत्सना की जा रही है और लगातार प्रदर्शन और नारेबाजी की जा रही है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसियों ने शहीद भगत सिंह चौक पर इकट्ठे होकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का पुतला दहन किया और सरकार से मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की।
देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि पूर्व में भी जो काबीना मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल जी, वो विधानसभा भर्ती घोटाले में लिप्त थे और जिनके पुष्कर सिंह धामी ने उनके इस सारे कार्य जो इनके अपराध थे उनको दबा दिया। इसी क्रम में कल इतनी शर्मनाक घटना, एक काबीना मंत्री सड़क पर उतरकर हाथापाई कर रहा है। जिन लोगों को कानून की रक्षा करनी चाहिए, जिन लोगों को जनता ने चुनकर कानून की रक्षा के लिए भेजा है, अपनी रक्षा के लिए भेजा है, अगर वो ही इसी तरह की हाथापाई करेंगे तो किस तरह का संदेश देना चाहती है भाजपा सरकार। वहीं हरिद्वार जिले के पेरान कलियर में अवैध अतिक्रमण पर पुलिस प्रशासन, नगरपालिका और दरगाह प्रबंधन की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया, जिसकी वजह से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है और आनन फानन में अतिक्रमण करने वालों ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ उस समय भी लोगों ने मेरे से बात करी, तो उस समय मैंने एक्शन से बात करी थी और उस समय जो है मलबा उठाने की बात की और उन्होंने उठाया भी, उस सड़क को खाली करा। लेकिन फिर आज मुझे लगा कि कुछ लोगों ने आज फिर आकर मेरे पास आए और ये बात रखी कि भाई वहां पर इस तरह का स्लाइडिंग जोर बना हुआ है, लगातार मलबा ऊपर से आ रहा है। तो इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी जी से बात करी है और उन्होंने मुझसे जो बात की, उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले उन्होंने बात की है एक्शन से और ये कहा है कि इसको तुरंत मलबा हटाने की व्यवस्था करें और जिसने जैसे भी लगाने उनको लगाए और उसके बाद उसमें अगर सुरक्षा दीवार लगनी है मिट्टी रोकने के लिए वो भी लगाएं। इसकी व्यवस्था तुरंत हो रही है और लोगों को इस समस्या से जो है निजात दिलाने में हम पूरा प्रयास करेंगे। और वहाँ पे कुछ मेरे को लगता है कि वो जमीन पहले से सड़क जो बनी थी वो जंगलात के बीच में बनी है, सरकारी जमीन में। रांची से क्यूकालेश्वर के बीच में जो एक लैंडस्लाइड जोन है, उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने प्रपोजल्स बनाने के लिए एक्सचेंज को निर्देशित किया और इस संबंध में उनके स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में चूंकि बारिश होने के कारण वो बाधित हो रहा है, तो इसके लिए उन्हें निर्देशित किया गया है कि वो जेसीबीज के थ्रू रोड ओपनिंग इमीडिएटली दें। किया जा रहा है इस तरह विभाग के लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो निकाला जाना है उसे एसडीएमएफ के थ्रू से प्रॉपर्ली ट्रीट करवाया जाएगा और तब तक के लिए उसे खोले जाने को लेकर जैसा मैं कह रहा हूं। वहीं रमेश पोखरियाल निशंक की किताब के 108वें संस्करण पूर्ण होने पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के समापन पर देश ही नहीं बल्कि कई देशों के लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम समापन पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस वार्ता कर बताया कि राज्यपाल गुरमीत सिंह और परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष मुनि चिंदानंद जैसे माननीयों के बीच में निर्णय लिया गया कि युवा पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव भी आयोजित किया जाना आवश्यक है। निर्णय लेते हुए सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी बताया कि आने वाले वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाने के लिए अभी से रूपरेखा तैयार की जा रही है। सभी साहित्यकार किसी एक विषय पर या एक विधा पर या विभिन्न विधाओं पर एकत्रित होकर के किसी एक साहित्यकार पर इतनी लंबी चर्चा के बाद स्वयं एकत्रित हो रहे हों। देश के कोने कोने से सभी साहित्यकार यहाँ पर 2 दिन से हैं और देश से नहीं विदेशों से भी हैं और लगभग 30 के आसपास देशों के लोग ऑनलाइन इस सभी कार्यक्रमों से जुड़े हैं। अगले वर्ष निश्चित रूपेण ये कार्य अब आज बात हो गई है, ये होने जा रहा है और ये हर वर्ष होगा। लोगों को लगता है जैसे इंटरनेशनल योग फेस्टिवल था, अब ये इंटरनेशनल साहित्य फेस्टिवल भी होने लगेगा। तो साहित्य गंगा कुंभ साहित्य कुंभ तो अभी सोच लेंगे, लेकिन ये है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस वार्ता की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उनकी पुस्तक के 108वें संस्करण पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम 2 दिवसीय है, जहां पर योग महोत्सव के तर्ज पर आयोजन करने की बात कही गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम की, जहां पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बच्चों से भी मुलाकात की है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के आयोजन को लेकर भी उन्होंने बात कही।
मौसम के बदलते ही बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगता है। साथ ही बरसाती सीजन में डेंगू का प्रकोप भी बढ़ जाता है, जिसके चलते डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम द्वारा समय समय पर फॉगिंग अभियान चलाया जाता है, ताकि डेंगू का खतरा देहरादून शहर में न बढ़े। बता दें कि इस बार भी देहरादून निगम द्वारा सफाई अभियान को लेकर शहर में चलाया जा रहा है। इस अभियान को इस पर मेयर सुनील ओनियाल गामने ने बताया कि निगम के द्वारा कई स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं और जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं और आगे भी ऐसे अभियान चलाए जाएंगे। तो बदलते मौसम के साथ तरह तरह की बीमारियां होती हैं और जिसको देखते हुए निगम की तरफ से फॉगिंग अभियान चलाया गया। बता दें कि जिसके तहत सफाई की जा रही है और लोगों से भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की जा रही है। प्रकोप होता है तो इसमें जो है नगर निगम अभी समय समय पर जो है जो डेंगू का, मलेरिया का एक प्रकोप होता है तो इसमें जो है नगर निगम लगातार जो है फॉगिंग करता है और जब जरूरत पड़ेगी तो और इसको जो है लार्ज स्केल पर किया जाए। अभी समय समय पर जो है जो डेंगू का, मलेरिया का एक प्रकोप होता है तो इसमें जो है तो नगर निगम की तरफ से फॉगिंग की तैयारी की जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि शहर में सफाई अभियान चलाया जाएगा। तो नगर निगम की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि बदलते मौसम के चलते आपको बता दें कि तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं और उन्हीं बीमारियों से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और साथ ही साथ सफाई कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की जा रही है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।